पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यह खबर वाकई दिलचस्प है, खासकर तब जब चुनावी साल 2025-26 में मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा साझा की गई जानकारी न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को दर्शाती है, बल्कि कई ऐसे पेचीदा सवाल भी खड़े करती है जो अक्सर राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के गलियारों में बहस का विषय बन जाती है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार में एक सवाल अभी काफी गूंज रहा है। क्या मंत्रियों द्वारा परिवार को दिया गया पर्सनल लोन टैक्स बचाने का संपत्ति छिपाने का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है? अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो विस्तार में बताते हैं। मंगल पांडे ने अपनी पत्नी को 22 लाख रुपए का आईएफ लोन दिया है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक पारिवारिक मदद है या वित्तीय चालाकी है? तो आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति, खासकर एक सार्वजनिक पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अपने ही परिवार के सदस्यों को बड़ा लोन देता है तो इसे अक्सर आय को विभाजित करना यानी इनकम स्प्लिटिंग माना जाता है। अब कानूनन कोई भी व्यक्ति अपनी वैध कमाई से अपने परिवार को कर्जा दे सकता है, इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। लेकिन नैतिकता के नजरिए से देखें तो यह एक ग्रे एरिया है। अगर पत्नी इस पैसे से संपत्ति खरीदती है तो उस संपत्ति से होने वाली आय पर टैक्स स्लैब का लाभ लिया जा सकता है। अब यह सवाल भी उठता है कि क्या यह आईएफ लोन यानी इंटरेस्ट फ्री जो लोन है ये क्या है? तो यदि हाँ सच में दिया गया है तो मंत्री जी की आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जगह है जहां से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, जो वित्तीय रूप से असामान्य लगता है। जी हाँ, अब दूसरा सवाल भी उठता है कि रियल एस्टेट के दाम गिर रहे हैं या फिर मंत्री जी का कैलकुलेशन कुछ और है। जी हाँ, आपको बता दें, क्योंकि हमने ऐसा क्यों कहा कि रियल एस्टेट के दाम गिर रहे हैं या मंत्री जी का कैलकुलेशन कुछ और है, क्योंकि मंत्री मंगल पांडे के ब्यौरे के अनुसार सिवान और दिल्ली के द्वारका में उनके फ्लैट और जमीन की कीमत 2019 से 2025 के बीच बढ़ने के बजाय घट गया है। जी हाँ, आमतौर पर जमीन की जो कीमतें हैं वो बढ़ती है, लेकिन मंत्री जी के अनुसार उनकी जो जमीन और संपत्तियों की कीमत है वो घट गए हैं। लेकिन मंत्री जी के ब्यौरे में द्वारका का फ्लैट 90 लाख का था, जो कि अब घटकर 87 लाख का हो गया है। वहीं पटना का फ्लैट 47 लाख का था, अब घटकर 43 लाख का हो गया है। यह संभव है कि किसी खास इलाके में मंदी हो सकती है, लेकिन दिल्ली और पटना जैसे शहरों में पिछले 5 से 6 वर्षों में संपत्ति के दाम लगभग 2 गुना हुए हैं। और अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मंत्री जी ने सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच के अंतर का लाभ लिया है? तो अक्सर लोग संपत्ति जो है उसकी कीमत कम दिखाते हैं ताकि भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन टैक्स से बचा जा सके। अब ऐसे में जो सार्वजनिक जीवन में संपत्ति का मूल्य कम आंकना यानी कि अंडर रिवोल्यूशन संदेश पैदा करता है कि क्या यह चुनावी पारदर्शिता के दबाव में किया गया है? तो अब इस पर भी विस्तार में नजर डालते हैं कि मंत्री जी ने आखिर ऐसा क्यों किया। अब इस पर आपकी क्या राय है ये तो बताइएगा। अब तीसरा सवाल उठता है कि राजनीति में करोड़पति मंत्रियों की बढ़ती संख्या, क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है? तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर मंत्री हैं। अकेले मंगल पांडे के एक बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जमा है। लोकतंत्र में यह माना जाता है कि प्रतिनिधि जनता के जैसे होना चाहिए, लेकिन बिहार कैबिनेट के ब्यौरे बताते हैं कि आम आदमी के प्रतिनिधि खास आदमी बन चुके हैं। जब किसी मंत्री के पास करोड़ों की चल और अचल संपत्ति होती है तो वे एक औसतन नागरिक की समस्याएं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी को किस हद तक महसूस कर पाते हैं। चुनाव आंकड़े के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है, जिससे अमीर लोग ही राजनीति में टिकट पाते हैं। मंगल पांडे का 1.32 लाख करोड़ की चल अचल संपत्ति रखा उनकी संपन्नता को दर्शाता है, जो एक तरफ उनकी सफलता है तो दूसरी तरफ राजनीति के महंगे खेल की सच्चाई है। वहीं अब ऐसे में और भी सवाल उठ रहा है कि क्या पत्नी के नाम पर संपत्ति और बिजनेस दिखाना केवल महिला सशक्तिकरण है? तो आपको बता दें, मंत्री जी की पत्नी के पास 680 ग्राम सोना है, 7 किलो चांदी है और अपनी कंपनी है। उस कंपनी का नाम है M/S पांडे सेटिस्फाइक एंड स्पोर्ट्स। आपको बता दें, भारतीय राजनीति में यह एक ट्रेंड बन गया है कि नेता अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा पत्नी के नाम पर कर देते हैं और यह महिला की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।
अक्सर नेता अपनी संपत्तियों को विकेंद्रीकरण करते हुए ऐसा करते हैं ताकि जांच एजेंसियों की नजरों में बचा जा सके। पत्नी के नाम पर 22 लाख लोन और फिर उन्हीं के नाम पर भारी निवेश यह संकेत देता है कि पत्नी केवल नॉमिनी के तौर पर काम कर रही है या वास्तव में बिजनेस चला रही है। तो जनता को यह जानने का हक है कि इस कंपनियों को सरकारी ठेके का लाभ तो नहीं मिल रहा। अब यह जो सवाल है यह सभी के दिमाग में है। अब आपकी क्या राय है इस सवाल पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं पारदर्शिता या दिखावा है यह, तो आपको बता दें क्या संपत्ति सार्वजनिक करना भ्रष्टाचार रोकने में सक्षम है। तो आपको बता दें क्योंकि अभी नीतीश कैबिनेट की सभी मंत्रियों की जो संपत्ति है वो सार्वजनिक किए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए सही है। तो नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने 31 दिसंबर को अपनी संपत्ति घोषित की। और क्या यह सिर्फ एक रस्म था या फिर हर साल संपत्ति की घोषणा करना पारदर्शिता की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन इसमें कई कमियां हैं। जैसे मंत्री जो जानकारी देते हैं उनकी जांच के लिए कोई स्वतंत्र ऑडिटिंग बॉडी नहीं बनी है। अगर मंगल पांडे कहते हैं कि उनकी 47 लाख की जमीन 43 लाख की हो गई है, तो क्या कोई सरकारी संस्थान इस दावे की पुष्टि करती है? नहीं। अब ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि जो मंगल पांडे यह जो कर रहे हैं, यह जो ब्यौरा है वो केवल घोषित संपत्ति है या बेनामी संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है? यह भी तो सवाल उठ रहा है। तो क्या प्रक्रिया भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय उनसे सफेद करने का जरिया बन सकती है? जहां अब इस संपत्ति को घोषित कर सरकार यह दिखाना चाह रही है कि सरकार में कितनी पारदर्शिता है, तो वहीं कहीं इस तरीके से काले धन को भी चल और अचल संपत्ति के तौर पर दिखाकर उसे व्हाइट ब्लैक मनी को भी व्हाइट बनाने की जरिया तो नहीं हो सकती, जहां संपत्तियों को कम दाम या लोन के रूप में दिखाकर कानूनी रूप से सही साबित कर दिया जाता है। तो अब यह सारे सवाल जो है वो निकल रहे हैं। तो अब ऐसे में कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि मंगल पांडे का संपत्ति विवरण एक तरफ से उनकी वित्तीय समृद्धि की कहानी कहता है, तो दूसरी तरफ से संपत्ति की कीमत घटने जैसे दावों से जनता के मन में सवाल भी पैदा कर रहा है। अब राजनीति में पारदर्शिता का मतलब केवल डेटा समझना नहीं होता है, बल्कि उन आंकड़ों का तार्किक होना भी जरूरी है और सही होना भी जरूरी है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।